इस कहानी की शुरुआत होती है सोफिया नाम की एक लड़की से, जो एक ओशन रिसर्चर है। आज वह अपने हस्बैंड और टीम के साथ प्रशांत महासागर के अंदर जमे हुए कचरे के समुद्री जीवन पर पड़ने वाले असर पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसकी एक साथी ने बताया कि उसे एक सिग्नल रिसीव हुआ है। यह सुनकर सभी लोग समुद्र के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। सोफिया और जेड शिप पर ही रुक गए, जबकि बाकी टीम समुद्र के अंदर उतर गई। सोफिया मॉनिटर के जरिए उन्हें गाइड करने लगी। जैसे ही क्रिस आगे बढ़ा, उसे एक ब्लू व्हेल का बच्चा मिला, जो एक फिशिंग नेट में फंसा हुआ था और उसकी मौत हो चुकी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसका आधा शरीर गायब था और गौर से देखने पर पता चला कि उसके शरीर पर किसी बड़े समुद्री प्राणी के दांतों के निशान थे। इसी बीच सोफिया को रियलाइज हुआ कि जो सिग्नल आ रहा था वह लिथित नाम की एक शार्क के ट्रैकर से था और वह शार्क उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। तभी क्रिस के आसपास कई शार्क्स घूमने लगी, जिसे देखकर सोफिया ने उसे अलर्ट रहने को कहा। और फिर अचानक लिथित क्रिस के पास से गुजरी, जिसे देखकर सभी चौंक गए। क्रिस ने तुरंत सोफिया से पूछा, क्या यह वही लिथित है? सोफिया ने हैरानी से कहा, यहाँ तो लिथित होनी चाहिए, लेकिन 3 महीने पहले तो वह सिर्फ 2.5 मीटर की थी। जब क्रिस ने शार्क के ट्रैकर पर नजर डाली, तब सबको समझ आया कि यह वही लिथित है, जो अब 10 मीटर लंबी हो चुकी थी। इसका साइज देखकर क्रिस को लगा उसे तुरंत पानी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन सोफिया ने कहा कि उसे लिथित का सैंपल लेना चाहिए ताकि पता लग सके कि वह इतनी जल्दी इतनी बड़ी कैसे हो गई। क्रिस ने जैसे ही उसका सैंपल लेने के लिए इंजेक्शन दिया, लिथित तेजी से वहाँ से भाग गई। लेकिन टीम को जितना सैंपल चाहिए था वह मिल चुका था, इसलिए क्रिस और उसकी टीम वापस सरफेस की तरफ जाने लगे। लेकिन तभी लिथित फिर से बड़ी तेजी के साथ उनकी तरफ लौट आई और उन पर हमला कर दिया। उसने एक एक करके सबको मार डाला। ये सब देखकर सोफिया ने उन्हें बचाने के लिए बिना सोचे समुद्र में जंप कर दिया। लेकिन जैसे ही वह कुछ गहराई में पहुंची, उसे क्रिस का कटा हुआ हाथ मिला, जिसे देखकर वह डर के मारे कांप गई। वह तुरंत सरफेस की तरफ लौटने लगी, लेकिन उससे पहले ही लिथित उसके सामने आकर उस पर अटैक करने लगी। सोफिया ने मुश्किल से अपने आप को बचाया, लेकिन वह लिथित के साथ एक नेट में फंस गई और समुद्र की गहराई में चली गई, जहां पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसके कानों से खून निकलने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने नेट को काटकर किसी तरह अपने आप को छुड़ाया और सरफेस तक लौटने में कामयाब हो गई। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ती है। पेरिस की सेन रिवर के अंदर 2 लड़के कुछ ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि वहाँ से उन्हें कोई वैल्यूएबल चीज मिल सकती है। तभी अचानक उनकी मैग्नेट कुछ भारी चीज से चिपक गई। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वह एक मिसाइल थी। मिसाइल देखकर दोनों लड़के डर गए और तुरंत पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने तुरंत एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहां मौजूद ऑफिसर अदील ने रिपोर्टर्स को बताया, इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सेन रिवर से अब तक 100 से ज्यादा मिसाइल्स और बॉम्ब्स मिल चुके हैं। फिर कहानी वापस सोफिया पर आती है। अब उसने शार्क्स पर रिसर्च करना छोड़ दिया था और अब वह बच्चों को समुद्री जीवन के बारे में सीख देने का काम करती है। अब सोफिया बच्चों को समुद्री जीवन की इम्पोर्टेंस समझा ही रही थी कि तभी एक शरारती बच्चा ने ताना मार दिया, यही सब करते करते तो आपकी पूरी टीम खत्म हो गई थी और आप हमें ज्ञान दे रही हो। ये बात सुनते ही सोफिया काफी इमोशनल हो गई और चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने घर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, एक लड़की मीका ने उसे रोकने की कोशिश की। सोफिया ने उसे इग्नोर कर दिया, पर तभी मीका ने बीकन 7 का नाम ले दिया। ये नाम सुनते ही सोफिया रुक गई, क्योंकि बीकन 7 वही ट्रैकर था जो उसने लिथित पर लगाया था। उसके बाद मीका ने उसे अपने साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाया जहां वे लोग शार्क्स पर रिसर्च करते थे। मीका ने बताया कि सोफिया उन सबके लिए एक रोल मॉडल है और उसकी रिसर्च की वजह से ही वे लोग आज इतना कुछ कर पाए हैं। मीका ने सोफिया को लिथित की करंट लोकेशन भी दिखाई, जो अब सेन रिवर के अंदर आ चुकी थी। पर सोफिया को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके हिसाब से लिथित जैसी शार्क फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकती। मीका ने कहा, शायद क्लाइमेट चेंज की वजह से वह यहाँ आ गई है और अगर हमने उसे समुद्र में वापस नहीं भेजा तो वह यहाँ फ्रेश वाटर में मर जाएगी। मीका ने सोफिया से मदद मांगी, लेकिन सोफिया ने मना कर दिया और घर लौट गई। घर जाकर सोफिया ने अपने लैपटॉप पर उन आखिरी वीडियोस को देखना शुरू किया जब लिथित ने उनकी टीम पर अटैक किया था। उन मोमेंट्स को देखकर वह काफी उदास हो गई। फिर जैसे ही उसने लिथित की रियल टाइम लोकेशन देखी तो उसके होश उड़ गए। लिथित वाकई सेने रिवर में थी। अब वह पेरिस के लोगों के लिए खतरा बन चुकी थी। तब सोफिया ने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ मीका और बेन
ट्रैकर के जरिए लिथित का पीछा करते हुए सेन रिवर के अंदर पहुंच गए। मीका ने जैसे ही पानी में डाइव लगाई, उसे वहां एक रिसेंटली क्रैश हुई कार मिली जिसमें किसी बड़े समुद्री प्राणी के दांतों के निशान थे। वहीं ऊपर बेन ने देखा कि वहां पुलिस पहुंच गई थी। डर के मारे उसने मीका की रोप खींचनी शुरू की, लेकिन मीका ने रोप डी अटैच कर दी। पुलिस से बचने के लिए बेन बोट लेकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद जब मीका सरफेस पर आई तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया और क्वेश्चनिंग के लिए ले जाने लगे। उसी वक्त सोफिया भी ट्रैकर के थ्रू वहीं पहुंच गई जहां पुलिस मीका को ले जा रही थी। तब आदिल एक बोट लेकर एंजस नाम की जगह गया जहां उसका दोस्त एडवर्ड उसका इंतजार कर रहा था। आदिल ने उसे कुछ सामान दिया और फिर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। जब सोफिया वहां पहुंची तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन एडवर्ड का कुत्ता बार बार नदी की तरफ देखकर भौंक रहा था। ये देखकर सोफिया को कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ गलत हुआ हो। वह वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह आदिल ने मीका से पूछा, तुम वहाँ क्या कर रही थी? मीका ने बताया, सेने रिवर में एक डेडली शार्क है, पर आदिल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ सोफिया जो अब भी लिथित को ट्रैक कर रही थी, उसे आदिल की कॉल आई। जब वह उस जगह पहुंची तो पता चला कि मीका ने आदिल से कॉल करने को कहा था। तभी आदिल ने उसे दिखाया एडवर्ड की लाश, जिसका आधा शरीर गायब था। उसने सोफिया से पूछा, क्या इस पर शार्क ने अटैक किया है? सोफिया ने ध्यान से देखकर कंफर्म किया कि ये काम लिथित का ही था। अब सीन शिफ्ट होता है आदिल के ऑफिस में, जहां आदिल ने मीका और सोफिया को पुलिस चीफ से मिलवाया। सोफिया ने चीफ को बताया कि सेने रिवर में एक डेंजरस शार्क है, लेकिन चीफ को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है एडवर्ड की डेथ बोट के ब्लेड्स की वजह से हुई है। उसने आदिल से कहा कि अगर शार्क का प्रूफ चाहिए तो उसे लाकर दिखाओ। चीफ के ऑर्डर पर आदिल ने एक टीम बनाई और सोफिया को भी साथ ले गया, क्योंकि उसके पास लिथित की एग्जैक्ट लोकेशन थी। उन्होंने उस जगह की तरफ जाना शुरू किया और वहीं मीका भी छुपकर उनका पीछा करने लगी। उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद आदिल ने अपनी टीम को नदी में उतरने का सिग्नल दिया और खुद सोफिया के साथ मिलकर उन्हें ऊपर से गाइड करने लगा। दूसरी तरफ मीका ने सोचा कि ये लोग अब शार्क को पकड़कर उसे मार डालेंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ये सोचकर उसने तुरंत अपने दोस्त बेन को कॉल किया और ट्रैकर को डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा। बेन ने पहले मना किया और बोला, अगर ट्रैकर डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा कनेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। लेकिन मीका के बार बार कहने पर बेन ने आखिरकार ट्रैकर को ऑफ कर दिया। जब पुलिस टीम एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंची तो अचानक उन्हें शार्क का सिग्नल मिलना बंद हो गया। सोफिया भी हैरान थी कि ट्रैकर का सिग्नल अचानक कैसे गया, लेकिन तभी सभी को पानी में किसी बड़े जीव के होने का एहसास होने लगा। आदिल ने तुरंत अपनी टीम को सरफेस पर लौटने को कहा और शार्क के अटैक करने से पहले ही सब लोग बोट पर वापस आ गए। वो सब इस वक्त काफी घबराए हुए थे, क्योंकि अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि पानी में कुछ तो अनयूजुअल है। तभी एक ऑफिसर ने आदिल को सोनार डिवाइस चेक करने को कहा। जब आदिल ने सोनार स्कैन किया तो उसके होश उड़ गए। उसके मुताबिक नदी में एक 20 मीटर लंबी शार्क घूम रही थी। ये देखकर आदिल ने शक किया कि शायद सोफिया ने ही ट्रैकर बंद किया होगा। गुस्से में आकर उसने सोफिया को धक्का दिया और उसे वहां से निकाल दिया। इसके बाद सोफिया सीधा मीका के ऑफिस गई और ट्रैकर बंद करने के लिए उस पर गुस्सा होने लगी। मीका ने कहा, तुम तो शार्क को मारना चाहती हो, पर सोफिया ने जवाब दिया, वो शार्क किसी को अपना दोस्त नहीं मानती। मैं 3 साल पहले भी उसके करीब जाने की कोशिश की थी, और क्या हुआ ये तुम जानती हो। मीका ने जवाब दिया, वो गलती तुम्हारी थी, तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था। ये सुनकर सोफिया नाराज होकर वहाँ से चली गई। अब मीका ने लिथित को बचाने के लिए एक प्लान बनाना शुरू किया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने लोगों से अपील किया कि वो सब मिलकर लिथित को बचाए, वरना पुलिस उसे मार देगी। उसने समाज सेवा में इंटरेस्टेड लोगों को एक जगह बुलाया और वीडियो को इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। दूसरी तरफ एदिल पुलिस चीफ को कन्विंस कर रहा था कि नदी को पब्लिक के लिए टेम्पोररीली बंद कर दिया जाए, लेकिन चीफ ने कहा 1 हफ्ते बाद यहाँ ट्रायथलॉन होने वाला है और मेयर इस फैसले के लिए तैयार नहीं होगी। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि अगले दिन मेयर से बात की जाएगी। उस रात आदिल घर जाकर सोफिया की पुरानी वीडियोस देखने लगा। वीडियोस से उसे पता चला कि सोफिया ने अपनी टीम और अपने हस्बैंड को कैसे खोया था। ये सब देखकर आदिल को अपने रूड बिहेवियर का एहसास हुआ। अगले दिन आदिल सोफिया के एक्वेरियम गया।
उससे माफी मांगी और कहा कि उसके साथ मेयर के साथ होने वाली मीटिंग में चले। सोफिया ने हाँ कह दिया और दोनों मेयर के ऑफिस पहुंच गए। वहां पुलिस चीफ ने मेयर को बताया कि सेन रिवर में एक डेंजरस शार्क है, लेकिन मेयर ने उस बात को सीरियस नहीं लिया। उसने कहा कुछ ही दिनों में यहाँ ट्रायथलॉन की चैंपियनशिप होने वाली है, जिसमें दुनिया भर से रिपोर्टर्स और हजारों प्रतिभागी आएंगे। इस इवेंट का बजट अरबों में है, मैं इसे रद्द नहीं कर सकती। फिर मेयर ने कहा कुछ भी करो पर इस शार्क को नदी से हटाओ। तब आदिल ने सोफिया से उसका प्लान पूछा। सोफिया ने बताया हम शार्क को एक ट्रैप में फंसाएंगे, उसे बेहोश करेंगे और वापस समुद्र में ले जाकर छोड़ देंगे। ये प्लान सुनकर सब लोग तुरंत काम पर लग गए। इसी बीच उनसे मिलने बेन वहां आई, जो काफी घबराई हुई थी। उसने सबको बताया कि मीका पागल हो गई है। अब वह दूसरे समाज सेवियों के साथ मिलकर लिथित को सोनार की मदद से समुद्र में भेजना चाहती है। साथ ही उसने बताया कि उसने दोबारा ट्रैकर एक्टिवेट कर दिया है, जिससे अब उन्हें शार्क की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल गया है और सब लोग आज ही उस जगह पर जमा होने वाले हैं। उस जगह का नाम कैटाकोम्ब था, पेरिस का अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम, जो पेरिस के बनने से भी पहले बना था। तब आदिल ने बेन को वापस जाने के लिए बोला और वादा किया कि वह उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। कुछ देर बाद सब लोग वहां पहुंच गए, लेकिन आगे का रास्ता काफी छोटा था, इसलिए सबको पानी में पैदल चलना पड़ा। दूसरी तरफ मिका पहले ही बाकी समाज सेवियों के साथ वहां पहुंच चुकी थी। फिर वह सोनार लेकर पानी में उतर गई। उसे उम्मीद थी कि सोनार की मदद से लिथित को समुद्र में वापस भेज देगी। तभी आदिल भी वहां पहुंच गया और सबको उस जगह से निकलने को कहने लगा, लेकिन मिका अभी भी पानी में ही थी। तभी लिथित वहां आ गई और अब वह पहले से भी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। उसे देखते ही सब लोग घबरा गए। इसी दौरान लिथित का एक बेबी शार्क मिका के पास आ गया। मिका उसे प्यार से छूने लगी, लेकिन सोफिया ने उसे मना किया, क्योंकि ऐसा करने से लिथित घबरा सकती थी। पर मिका ने उसकी बात नहीं सुनी। तब लिथित गुस्से में पानी के अंदर चली गई। यह देखकर आदिल मिका को बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन इससे पहले कि आदिल कुछ कर पाता, लिथित ने मिका पर हमला करके उसे मार दिया। ये देखते ही सब लोगों में भगदड़ मच गई। कुछ पुलिस ऑफिसर्स लोगों की जान बचाने में कामयाब हुए, लेकिन फिर भी कई लोग और कुछ ऑफिसर्स शार्क का शिकार बन गए। इसी भगदड़ में बेन को भी एक शार्क ने मार दिया। आदिल ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए शार्क पर फायरिंग करना शुरू किया, जिससे शार्क भाग गई। फिर जो लोग बचे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और उनका इलाज शुरू हुआ। इतने सारे लोगों की मौत देखकर सोफिया सदमे में चली गई थी। तब आदिल उसके पास आया और उसे समझाया कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो उनकी मदद करना चाहती थी। इसी बीच एक ऑफिसर आया और आदिल को कुछ बताया। फिर सब लोग वापस उस जगह गए जहां उन्हें एक बेबी शार्क मिली, जो आदिल की फायरिंग की वजह से मर चुकी थी। उस बेबी शार्क को लैब ले जाया गया, जहां सोफिया ने उस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च में सोफिया को पता चला कि अब शार्क ने खुद को फ्रेश वाटर में रहने के लायक बना लिया है। जब उसने शार्क का पेट काटा तो उसमें से कई बेबी शार्क्स निकल आए। ये देखकर सोफिया हैरान रह गई, क्योंकि यह शार्क सिर्फ 2 महीने की थी। फिर सोफिया को समझ आया कि ये शार्क्स पार्थिनोजेनेसिस के जरिए बच्चे पैदा कर रही हैं, जिसमें उन्हें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। सोफिया ने आदिल को बताया कि अब लिथित शार्क्स की एक नई नस्ल बन गई है और वह तेजी से अपनी तादाद बढ़ा रही है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वह एक दिन सबको खत्म कर देगी। ये सुन के आदिल शॉक हो गया। अगले सीन में सोफिया ने यह सब मेयर और प्रेसिडेंट को बताया और उनसे बोला कि तुरंत इवेंट कैंसिल कर दें, पर मेयर तैयार नहीं हुई। उल्टा उसने सोफिया को ही लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया। इस बात पर सोफिया गुस्से में आ गई और मेयर पर चिल्लाने लगी, तो मेयर ने उसे वहां से निकाल दिया। बाद में मेयर ने आदिल से कहा कि अब पूरा मामला आर्मी संभालेगी, इसलिए अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर इसके बावजूद आदिल और सोफिया ने मिलकर एक प्लान बनाया। आदिल अपनी टीम से मदद मांगता है और कहता है कि अगर हमें अपने शहर को बचाना है तो हमें सभी शार्केक्स को खत्म करना पड़ेगा। उसकी टीम उसका साथ देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन इवेंट के शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। आदिल का प्लान था कि वो लोग कैटाकोम्ब को बॉम्ब से उड़ा देंगे, ताकि वहां छुपी सारी शार्क्स एक साथ मार दी जाएंगी। इसके लिए आदिल ने अपनी टीम को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। एक टीम बॉम्ब लेकर अंदर जाएगी और दूसरी टीम बोट पर रहेगी, ताकि जैसे ही बॉम्ब एक्टिवेट होगा उनके पास सिर्फ 3 मिनट होंगे वहां से निकलने के लिए। सब लोग तैयार होकर मिशन पर निकल गए। दूसरी तरफ इवेंट भी शुरू होने वाला था और आर्मी ने वहां कंट्रोल संभाल लिया था। तब मेयर आई और वहां मौजूद लोगों को मोटिवेट करने लगी। फिर मेयर के सिग्नल पर सभी लोग पानी में कूद पड़े। आदिल और उसकी टीम तब तक कैटाकोम्ब पहुंच चुकी थी, जहां लिथित ने अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ था। शार्क से बचने के लिए सोफिया के पास एक स्पेशल मशीन थी,
जिससे शार्क्स उनके पास नहीं आती थीं। सोफिया को वहाँ कुछ अजीब लगा क्योंकि लिथित वहाँ नहीं थी, पर इस बात को इग्नोर करके टीम ने 2 जगह बॉम्ब सेट कर दिए। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट का टाइम बचा था। तभी एक ऑफिसर पर एक शार्क ने अचानक अटैक कर दिया और बाकी शार्क्स ने मिलकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये देखकर बाकी टीम मेंबर्स एक जगह जमा हो गए। जब आदिल ने फ्लेयर जलाई तो सब लोग हैरान रह गए क्योंकि शार्क्स की तादाद हजारों में थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि बॉम्ब का ट्रिगर डिवाइस उस ऑफिसर के पास था जिसे शार्क ने अटैक किया था। तब एक और ऑफिसर आगे बढ़कर डिवाइस उठाता है और जल्दी से बटन प्रेस कर देता है, पर वापस आने से पहले ही शार्क्स ने उस पर भी हमला करके उसे मार दिया। अब सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। सोफिया ने आदिल को पकड़कर वहाँ से निकालना शुरू किया। तभी एक बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें आदिल काफी घायल हो गया, पर सोफिया किसी तरह उसे लेकर सेफली बोट तक ले आई। सोफिया फिर वापस कैटाकोम्ब चेक करने गई कि कोई जिंदा तो नहीं बचा। जैसे ही वो पहुंची, वहाँ से लिथित बाहर आ गई जो अपने बच्चों की मौत से गुस्से में थी। सोफिया उसे देखकर डर गई। लिथित ने गुस्से में टीम मेंबर्स की बोट पर अटैक करके उसे उलट दिया। सोफिया उनकी मदद को आगे बढ़ी, लेकिन तब तक लिथित 2 टीम मेंबर्स को अपना शिकार बना चुकी थी। सोफिया किसी तरह आदिल को लेकर पलटी हुई बोट तक पहुंच गई और अपनी जान बचाई। तभी लिथित सेफ्टी नेट तोड़कर स्विमर्स की तरफ बढ़ने लगी और एक एक करके स्विमर्स पर हमला कर दिया। ये देखकर लोग घबरा गए और भगदड़ मच गई। सिचुएशन देखकर आर्मी कमांडर तुरंत वहां पहुंचा और लिथित पर फायरिंग करने लगा, पर आदिल ने उसे फायरिंग रोकने के लिए कहा क्योंकि उस नदी में वर्ल्ड वॉर 2 के काफी सारे एक्टिव बॉम्ब्स और मिसाइल्स पड़े हुए थे। लेकिन कमांडर ने आदिल की बात नहीं सुनी और फायरिंग करता रहा। फायरिंग की वजह से लिथित वहाँ से भाग गई, पर गोली लगने से एक बॉम्ब शेल ऊपर उठ गया और वापस नीचे गिरकर फट गया। इस ब्लास्ट के बाद बाकी बॉम्ब्स भी चेन रिएक्शन में फटने लगे। इन धमाकों से नदी में सुनामी आ गई और सब लोग उसकी चपेट में आ गए। देखते ही देखते पूरा पेरिस पानी में डूब गया। कुछ घंटों बाद सोफिया को आदिल बहुत ही बुरी हालत में मिलता है। वो तुरंत उसे लेकर एक बिल्डिंग के रूफ टॉप पर चली जाती है। अब आदिल को होश आ चुका होता है। तभी दोनों देखते हैं कि उनके आसपास हजारों बेबी शार्क्स तैर रही होती हैं। वहीं उन्हें लिलित भी नजर आती है, जिसे देखते ही सोफिया और आदिल को समझ आ जाता है कि उसने और भी कई जगहों पर अपना ब्रीडिंग ग्राउंड बना रखा है। इस वक्त पूरा पेरिस पानी में डूबा होता है और हर तरफ शार्क्स घूम रही होती हैं। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना।